फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके के टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं इसके एक ओवरव्यू के बारे में, फिर उसके बारे में बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो क्या है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स। एक्सेस मतलब कि एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स विच इनिशिएट एन इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से क्या है कि विच इनिशिएट एन इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स थ्रू एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जिसकी वजह से क्या है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट होने के बाद में क्या होगा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इनिशिएट होगा। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इनिशिएट हुआ तो टिश्यू इंजरी हो जाएगी। तो ये है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। क्या है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आर ए रिजल्ट ऑफ एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स विच इनिशिएट एन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स थ्रू एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम लीडिंग टू टिश्यू इंजरी। तो टिश्यू इंजरी होगी तो लास्ट क्या है कि इसमें टिश्यू इंजरी होगी। ये भी क्या है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो था वो IgE एंटीबॉडी मेडिएटेड था। जो सेकेंड वाला हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन था वो IgM एंटीबॉडी मेडिएटेड था, लेकिन वो क्या था कि वो लोकलाइज्ड था। और ये क्या है कि ये भी IgG और IgM एंटीबॉडी मेडिएटेड है, बट ये एक्सेस अमाउंट में है और क्या है कि ये जनरलाइज्ड है। तो अब देखते हैं हाइपर सेंसिटिविटी 3 की फेजेस के बारे में। तो हाइपर सेंसिटिविटी 3 जो है उसकी 3 फेज है। तो फर्स्ट फेज है इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। फिर उसके बाद में सेकेंड है इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। थर्ड है इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड इन्फ्लामेशन। तो ये हमारी 3 फेज है इम्यून कॉम्प्लेक्स। थर्ड क्या है इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड इन्फ्लामेशन। तो हमारी ये 3 फेज है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट वाले फेज में क्या है सर्कुलेशन में एंटीजन प्रेजेंट रहेगा तो जिसकी वजह से क्या होगा बी सेल हमारी एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद में ये डिफ्रेंशिएट होगी। जो सेकेंड सेल दिखाई दे रही है हमारी प्लाज्मा सेल है। तो बी सेल जो है हमारी प्लाज्मा सेल में डिफ्रेंशिएट होगी। डिफ्रेंशिएट होके एंटीबॉडी बनाएगी, जो ये लिखा है फ्री एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जब बनाएगी तो हमारा एंटीबॉडी किस में बाइंड कर जाएगा, जो सर्कुलेशन में प्रेजेंट है एंटीजन। तो क्या बनेगा हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद में फेज 2 आता है। तो इसमें क्या है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। जो इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है ये क्या होगा कि डिपॉजिट हो जाएगा एपिथेलियम पे। ये हमारी स्मॉल ब्लड वेसल्स है उसकी मेम्ब्रेन पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो क्या है कि इसकी वजह से ये डिपॉजिट हो गया जब ये, तो क्या होगा कि डिपॉजिट होने की वजह से क्या हुआ कि ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इसमें एक्टिव हो जाएगा। जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या है कि ये हमारा सर्कुलेशन में न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट हैं। ये न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट हैं तो क्या होगा कि जब हमारा यहाँ पे क्या है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है डिपॉजिट हो गया। डिपॉजिट होने के बाद में हम थर्ड फेज में आते हैं। थर्ड हमारी फेज क्या है इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड इन्फ्लामेशन। तो इसमें क्या है कि जब डिपॉजिट हो गया ये यहाँ, तो इसकी वजह से क्या हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो हमारा ये एक्टिव हो गया। तो एक्टिव हो गया तो इसके बाद में जब एक्टिव हो गया तो एक्टिव होने के बाद में क्या रहेगा हमारा कीमोट्रैक्टेंट्स और हमारा जो कीमो अट्रैक्टेंट्स हैं और अदर हमारे जो कॉम्प्लीमेंट केमिकल्स हैं एनाफाइलैक्टोसिन्स और कीमोट्रैक्टेंट्स C3A और C5A, वो क्या होंगे कि वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है रिलीज़ करेगा। जो जब रिलीज़ करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये C3A C5A क्या करेंगे वैस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे। वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा क्या रहेगा कि उस वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज कर देंगे और रिक्रूटमेंट करेंगे किसका न्यूट्रोफिल का। जब न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट होगा न्यूट्रोफिल्स का तो न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा कि ये लार्जर अमाउंट में होगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो इसकी वजह तो क्या होगा कि ये इसको फैगोसाइट्स नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से ये क्या रहेगा कि ये न्यूट्रोफिल लाइसोसोमल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा न्यूट्रोफिल्स।
तो उसकी वजह से क्या रहेगा, जब न्यूट्रोफिल्स जो है लाइसोसोमल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा तो उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है कि ये टिश्यू इंजरी हो रही है, ये टिश्यू इंजरी, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा। ठीक, ये हमारा जो है ये फाइब्रॉइड नेक्रोसिस, तो उसकी वजह से क्या है, लाइसोसोमल एंजाइम जो है यहाँ पे टिश्यू इंजरी करा देगा। और जब टिश्यू इंजरी हो जाएगा तो उसके बाद में क्या है कि ये टिश्यू इंजरी होगा, तो ये हमारा जो है यहाँ पे जो इसमें प्रेजेंट है सर्कुलेशन में प्रोटीन, तो ये हमारा फाइब्रॉइड नेक्रोसिस क्या है कि ये जो हमारा सर्कुलेशन में प्रोटीन जो प्रेजेंट है उसकी वजह से क्या रहेगा कि वो डिपॉजिट हो जाएगा ये जहाँ पे नेक्रोसिस हो रखा है, तो उसकी वजह से क्या है, प्लेटलेट एग्रीगेट होके लेयर पे उस मेम्ब्रेन पे इकट्ठा हो जाएगा जहाँ पे फाइब्रॉइड नेक्रोसिस हो रहा होगा, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या है कि लाइसोसोमल एंजाइम हुआ, लाइसोसोमल एंजाइम टिश्यू इंजरी करा रहा है, ठीक है, टिश्यू इंजरी करा रहा है और प्लेटलेट एग्रीगेट करा रहा है, ठीक है। और ये हमारा जो फाइब्रॉइड नेक्रोसिस है वो किसकी वजह से हो रहा है, फाइब्रॉइड नेक्रोसिस जो प्रोटीन प्रेजेंट है सर्कुलेशन में उसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेट हो रहे हैं तो उसकी वजह से फाइब्रॉइड नेक्रोसिस हो रहा है। तो ये हमारा हो गया फेज 3। तो इसमें क्या है कि इसमें 2 टाइप के एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इनसॉल्यूबल एक रहता है, एक सॉल्यूबल। तो इनसॉल्यूबल इम्यून कॉम्प्लेक्सेस में क्या रहेगा, कैसे बनते हैं इनसॉल्यूबल इम्यून कॉम्प्लेक्स, जब एंटीबॉडी जो है एक्सेस होगी तब बनेगा इनसॉल्यूबल, या फिर एंटीजन एंटीबॉडी इक्विवेलेंट हो तो बनेगा इनसॉल्यूबल इम्यून कॉम्प्लेक्स। और क्या है कि जब ये इनसॉल्यूबल इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा तो लार्ज अमाउंट में बनेगा और क्या है, इनसॉल्यूबल रहेगा और ये लोकलाइज्ड रहता है। सेकेंड है हमारा सॉल्यूबल इम्यून कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या है कि एंटीजन एक्सेस रहेगा, स्मॉल अमाउंट या स्मॉल साइज या फिर मीडियम साइज में रहेगा, और ये क्या है, ब्लड के साथ ट्रैवल करेंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे वेरियस साइट्स पे, और क्या है, प्रोड्यूसिंग ए जनरलाइज्ड टाइप 3 रिएक्शन। तो ये क्या है कि ये इनसॉल्यूबल लोकलाइज्ड रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा था और ये सॉल्यूबल वाला जनरलाइज्ड कर रहा है। तो ये हो गया हमारा टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। थैंक यू।